हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग जो इम्यूनोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम लोग नेक्स्ट देखने वाले थे एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिटेल। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में देखा था। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो इससे पहले एक वीडियो, इनफैक्ट 2 वीडियो अपलोड की गई है इम्यूनोलॉजी की, उसको आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हेल्प होगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोग मोटिवेट थोड़ा सा होते हैं नई नई चीज़ों को ऐड करने के लिए इसमें। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हम लोगों ने 2 चीज़ देखा था, एक तो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स देखा था और दूसरा एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देखा था, या एक तरीके से बोल सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका हम लोगों ने डिफरेंस देखा है लास्ट टाइम पे काफ़ी डिटेल, बट फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हम लोग देखे थे ना कि जो बाई बर्थ मिलती है, और ये एडॉप्टिव क्या होती है, हम लाइफ में इस चीज़ को एक्वायर करते हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जन्म से ये चीज़ मिलती है और ये हम लाइफ में एक्वायर करते हैं। तो अगर स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो इन्नेट इम्यूनिटी में एंटीजन जो होता है वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, या एक तरीके से बोलेंगे कि एंटीजन कोई भी है, ठीक है, उसको ये रोकने का काम करेगा। ठीक है, मतलब एंटीजन स्पेसिफिक के बेसिस पे ये काम नहीं करता है। और ये एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, ये आपका जो एंटीजन होता है ना उसके अगेंस्ट काम करता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिकली वर्क करता है आपका इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स, और ये एंटीजन स्पेसिफिक वर्क करता है। और रिस्पॉन्स टाइम की बात करेंगे तो ये रैपिड होता है और ये थोड़ा सा डिले। रैपिड डिले इसलिए होता है ना कि देखो बाई बर्थ क्या मिलती है हमको, स्किन भी मिलती है, ठीक है, म्यूकस बैरियर भी मिलता है, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये अगर मान लो कोई पैथोजन आ रहा है ना तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। जैसे मान लो कि आप लोगों को खांसी आती है या एक तरीके से सलाइवा या आँख से पानी जो निकलता है, ये क्या होता है, कोई भी अगर माइक्रोब्स अगर आँख में जा रहा है, ठीक है, तो ये जो सिक्रीट करती है ना, ये आपका एक तरीके से इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो इमीडिएट होता है। और ये जो एडाप्टिव होता है वो लेट रिस्पॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो एंटीजन अगर आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दैट्स वाई इट इज़ अ लेट रिस्पॉन्स। अगर डाइवर्सिटी की बात करेंगे ना तो ये लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड में कैसे बोलेंगे, जैसे स्किन है तो स्किन तो एक तरीके से ना, ये एक तरीके से फिजिकल बैरियर का काम करती है। म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, या बहुत सारे केमिकल्स जो सिक्रीट हो रहे हैं किल करने के लिए, नॉन स्पेसिफिकली वो किल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से लिमिटेड होता है, ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं होती है कि हाँ जैसे मान लो कि अगर HCl सिक्रीट हो रहा है स्टमक के द्वारा किल करने के लिए ब्रॉड वे में, तो ऐसा नहीं कि कई प्रकार का HCl सिक्रीट होगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है ना कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है ये बहुत ही मतलब डाइवर्सिफाई होती है। डाइवर्सिफाई इसलिए होती है क्योंकि इसमें आप लोगों को पता होगा ना कि एंटीबॉडी बनता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में, और इम्यूनोग्लोबुलिन हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग होता है, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ ये भी मेमोरी सेल्स को लेके क्वेश्चंस पूछा जाता है। अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे डिटेल मेमोरी सेल्स को, कि ये बोल रहे हैं कि ये एब्सेंट्स होते हैं। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम में ये एब्सेंट होते हैं, जबकि एडॉप्टिव इम्यून में ये प्रेजेंट होते हैं। और मेमोरी सेल करती क्या है, मेमोरी सेल बेसिकली बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स बनाती है और एंटीबॉडी बनाती है। तो एनीवे यहाँ पे एंटीबॉडी अगर है तो फिर आप मान के चलिए कि ये होगा। और ये बोल रहे हैं कि मेजर टाइप ऑफ इसमें सेल्स, अच्छा इस पर भी प्रीवियस जो लेक्चर रहा है ना इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का, उससे बहुत सारी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, उसको हम लोगों ने दे रखा है, तो आप उसको एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी सेल्स हैं और उसका हम लोगों ने देखा है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं। तो इसमें देखो फैगोसाइटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, इसमें इन्नेट इम्यून सिस्टम का होता है, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल्स बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती कि हाँ एक एंटीजन है तभी हम उसको किल करेंगे। नेचुरल किलर सेल्स भी वैसी होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर T सेल्स और B सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो जाती हैं, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर उस पर एक तरीके से एक्ट करती हैं। और आपका APC भी है, APC को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो स्पेसिफिक होता है। अच्छा एक मैंने टेबल भी बना रखा है इससे पहले, सर्किल, जिसमें आपका इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यून जो सेल्स हैं और कुछ कॉमन इसमें आती हैं, तो इसको भी आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे बस एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं डिफरेंसेस का।
अब ये डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे ना, तो अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना कि ये बोल रहा है ना कि ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में देखने को मिलता है। अगर हम पूछे कि मान लो कोई भी एनिमल है, ठीक है, तो स्किन तो उस पर होगी ही होगी ना, स्किन या आउटर कवरिंग जो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो तो होगी ही होगी, वो भी हमारा एक तरीके से डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इननेट, मतलब जो बाई बर्थ मिलता है। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, तो एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये जानते हैं कहाँ से डिराइव्ड होता है, जब हमारा ब्लड सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लड सिस्टम जब अराइज होता है ना, तो वहाँ से ये चीज़ देखने को मिलता है। तो अगर इनवर्टिब्रेट में बात करोगे तो उसमें ब्लड होता है नहीं यार, उसमें ब्लड वगैरह तो मुझे नहीं सुनने में आया कि मतलब होता है फिर, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि वर्टिब्रेट्स में, और ख़ास तौर से ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जॉ वर्टिब्रेट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से देखने को मिलता है कि ये एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर हम देखेंगे ना कि लिम्फोसाइट्स की ओरिजिनेशन होने लग जाएंगी, और लिम्फोसाइट्स बेसिकली एक तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं आपके इसमें एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो हम इसके जो डिटेल जो सेल थी ना, ये हम लोगों ने देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग को देखना है इस पे एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये लाइफ में सीखते हैं, ठीक है। ये मतलब बाई बर्थ हमको नहीं मिलती है, और एडॉप्टिव का भी यही मतलब हो गया कि हम एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ आ रहा है, एडॉप्ट या एक्वायर्ड, इसका मतलब ये लाइफ में हम सीख रहे हैं या एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि यह बाई बर्थ हमको नहीं मिलता है, ठीक है, ये हम लाइफ में सीखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अब हाईली स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि सपोज दैट कि ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो देखो स्किन जो है वो तो क्या हो जाएगा, इन्नेट वाला हो जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। लेकिन अगर अंदर आके हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर रहा है, तो इसको जो रिकॉग्नाइज करके फिर इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाएगा वो तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना, काफ़ी स्पेसिफिक। तो और ये काम कौन करता है, ये आपका एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम करता है। और ये इसको एक बार पहचान लेगा ना, तो फिर लाइफ टाइम तक एक तरीके से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकता है जब नेक्स्ट टाइम इसका एक्सपोजर होगा तो। और इसका कहीं ना कहीं इसमें जो रोल होता है मेमोरी सेल्स का होता है, ठीक है। तो ये बोले हैं ना कि ये क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, रिकॉग्नाइज माइनर वेरिएशंस प्रेजेंट ऑन एंटीजन। यानी कि अगर मान लो कि एक ये है ए, और इसके जैसा ही सिमिलर एक माइक्रोब्स बी है, ठीक है, वैसे भी सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर है, भाई बहन बोल सकते हो। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर कहीं चेंज है ना, तो इस वेरिएशंस को भी हमारा ये जो सिस्टम है ना, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। और तीसरे चीज़ जो मेजर जो एक चीज़ देखने को मिलता है कि ये तभी अपना काम शुरू करता है जब इसको एंटीजन का एक्सपोजर मिलता है। यानी कि ये मान के चलो कि ये स्लीपिंग स्टेज में, और ये तभी जगेगा, ठीक है, जब इसको कोई एंटीजन का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। यानी ये तभी एक्टिव होता है जब किसी एंटीजन का एक्सपोजर मिलता है। और जबकि इन्नेट की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इन्नेट तो हमेशा मतलब एक तरीके से फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये मतलब पड़ा रहेगा फिर, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता रहेगा। अगर देखो एक सिंपल सा अगर यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएं कि ये जो एक्टिव होता है ना, इसके बाद होता है, अगर ये सिस्टम फेल होता है ना, इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स फेल होता है, तो एडॉप्टिव वहाँ पे एक तरीके से फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी पहले ये आता है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद ये आता है। अब देखो अगर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को हम लोग कैटेगराइज करें तो बेसिकली दो प्रकार का रिस्पॉन्स ये शो करते हैं, ठीक है। पहला एक सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा ह्यूमरल का मतलब एक तरीके से फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे जो सेल मेडिएटेड इम्यून होगा ना, वो इसमें कहीं ना कहीं सेल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और ह्यूमरल में क्या होता है कि इसमें बेसिकली एंटीबॉडी की बात हम करते हैं कि एंटीबॉडी जो सिक्रीट करते हैं वो चीज़। और देखो ये जो सेल है ना, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं एक सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। अगर आप पूछेंगे सर ये लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, तो आप लोग इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है ना, प्लीज़ आप उसको जाइए, उस चीज़ को देखिए। उसमें हम लोगों ने डिटेल ये बताया है कि जो ब्लड
में जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, या फिर एक तरीके से जो सेल्स जो अराइज होती हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से राइट हुई। तो हम लोग पहले क्या बोलते हैं, HSC देखे थे, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। फिर इसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज हुई थी, एक आपका था मॉयलाइड प्रोजेनेटर सेल्स, ठीक है, और एक था लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स। तो ये लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स ये आपका लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशंस करती हैं, ठीक है, और भी सेल्स करती हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ये जो लिम्फाइड प्रोजेनेटर सेल्स थी ये आप लिम्फोसाइट्स बनाती है, और लिम्फोसाइट में भी जानते हैं 2 प्रकार की सेल्स बनती है, एक तो आपका ये बी लिम्फोसाइट्स होता है, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स होता है। इसको आप बी सेल्स भी बोल सकते हैं और टी सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ये बी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं ये 2 प्रकार की सेल्स बनाती हैं, एक होती है आपकी मेमोरी सेल्स, दूसरी होती है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ ओके, ये एक्चुअली मेमोरी सेल्स बनाती हैं, इसको करेक्ट कर लीजिए। मेमोरी सेल्स क्या होती हैं, एक तरीके से आपका सेल्फ वो भी करती हैं, प्लाज्मा सेल्स भी बनाती हैं और अपने आप को भी खुद बना लेती हैं, फिर रीजनरेट भी कर लेती हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, ये फर्दर क्या करती हैं, आपकी एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट स्पेशली एक्टिवेट होती हैं, डिफरेंशिएट होती है, तो मेमोरी सेल्स बनाती हैं, और मेमोरी सेल्स अगेन डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी और अपने आप को खुद बनाती हैं। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये बेसिकली 3 प्रकार की सेल्स बनाती हैं, जैसे इसके नाम में रिफ्लेक्ट होता है। TS मतलब एक तरीके से एस फॉर हेल्पर सेल्स, मतलब ये हेल्प करेगी। टी सेल मतलब साइटोटॉक्सिक सेल, मतलब ये एक तरीके से कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी किल करने के लिए। और इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक सप्रेशर सेल्स होती है, या रेगुलेटर सेल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की टी सेल्स हो गई, हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स और रिप्रेसर या रेगुलेटर सेल्स। तो इन सेल्स को ना हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये जो है ना इसका पार्ट है एक तरीके से। तो आपको सिर्फ इतना ये समझना है कि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है इसमें लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसमें एक बी लिम्फोसाइट्स होती है और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली बोलेंगे कि ये मेमोरी सेल्स बनाती है, फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी किसके लिए होता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए। और ये जो टी सेल्स होते हैं वो मेजरली एक तरीके से सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो अब देखो जो क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इन दोनों को लेके पूछे जाते हैं, ठीक है, कि मेमोरी सेल्स और जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, या क्या क्या मतलब एक तरीके से स्पेशलिटीज़ होती हैं, उस चीज़ को लेके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक ये सिस्टम देख सकते हो कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट द्वारा एक तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है वो टी सेल लिम्फोसाइट के थ्रू किया जाता है। यही प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग यही देख रहे थे ना, कि ये जो आपका है ये मान के चलो कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टी लिम्फोसाइट जो है ना वो इसके लिए होता है। यहाँ पे उस चीज़ को दिखाया गया है। अब देखो मेजर जो आपको रिकॉग्नाइज करना है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों की स्पेशलिटी क्या होती है। देखो प्लाज्मा सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि यह बी सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल है। बी लिम्फोसाइट्स बी सेल जो है वो क्या बनाएंगी, पहले मेमोरी सेल्स बनाएंगी, मेमोरी सेल बनाएगी, और ये मेमोरी सेल अपने आप को भी बनाती है और प्लाज्मा सेल्स बनाती है, ठीक है। और प्लाज्मा सेल फिर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। यानी कि मेमोरी सेल्स जो हैं अपने आप को भी बनाती हैं और यह प्लाज्मा सेल्स को भी बनाती हैं, ठीक है। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं। तो देखो प्लाज्मा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इफेक्टर सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, या प्लाज्मोसाइट्स भी बोलते हैं। इसकी जो लाइफ होती है वो 14 डेज की होती है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोला कि लाइफ 14 डेज होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लो 100 प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, अगर उसकी हाफ लाइफ 14 दिन है, तो इसमें से, ठीक है, मतलब आधे जो है हाफ वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और आधे बचे रहेंगे।
तो इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये मान के चलो कि एक तरीके से लाइफ स्पेन ही है इसकी, जो बता रहा है कि इतने दिन तक है। तो ये बोल रहे हैं 14 डेज का होता है, लेकिन इसमें भी खास बात जानते हैं क्या होती है कि जो प्लाज्मा सेल्स होता है वो 10 दिन, जैसे मान लो 14 दिन इसकी लाइफ है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 10 दिन और 4 दिन। तो जो 10 दिन होता है ना, ये आपका जो प्रोड्यूस करता है, अभी मैंने क्या बोला था कि प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी सेल्स नहीं बनाता है, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है। तो प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाता है इनिशियली 10 डेज में वो ज़्यादा बनाता है आपका आईजीएम। आईजीएम देखो ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, और इसको हम लोग आगे भी चल के डिटेल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये सबसे बड़ा यही होता है, इसको पेंटामेरिक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। पेंटामेरिक का मतलब 5 इम्यूनोग्लोबुलिन कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 10 दिन तक ये बनाएगा और उसके बाद ये बनाता है आपका आईजीजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 14 डेज में जो इनिशियल प्रोडक्शन होता है वो आईजीएम का होता है एंड लेटर ऑन इट विल प्रोड्यूस आईजीजी। दूसरा चीज़ क्या होता है ना कि इसकी जो साइज होती है ना वो लार्जर होती है। मतलब ये देखो मेमोरी सेल्स एक तो बना रही है इसको प्लाज्मा सेल्स को, और ऊपर से प्लाज्मा सेल की साइज़ क्या है, मेमोरी सेल से बड़ी है। तो इसका रीज़न ये होता है ना कि ये जो एंटीबॉडी वगैरह जो ये सिक्रीट करता है, जैसे आईजीएम या आईजीजी, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ये होता है क्या कि आईजीजी को सिक्रीट करना, ठीक है, आईजीजी और आईजीएम को सिक्रीट करना। तो आईजीएम और आईजीजी एक तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन से, मतलब प्रोटीन है एक तरीके से जो सिंथेसाइज होगा। तो उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको बनाते हैं, उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, ऐसे मान के चलो। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है बेसिकली, बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्जी बॉडी, उसका जो नंबर होता है ना वो ज़्यादा होता है, और इसका नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो साइज़ है वो बड़ी होती है। एक ये भी बोल रहे हैं कि ये सेल्फ रीजनरेट नहीं कर पाता है, मतलब प्लाज्मा सेल ऐसा नहीं है कि मतलब डिवाइड हो जाए खुद बनाना शुरू कर दे, ठीक है, या डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल ऑन द बेसिस ऑफ मार्कर, क्योंकि मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये समझो ना कि इस पे जो CD फैक्टर्स, CD जो मार्कर, CD को क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी बस आप इतना याद कर लो कि इसके पास जो होते हैं ना CD38 होता है, CD78 होता है, और ये 138। तो देखो याद करने का सिंपल तरीका क्या है, 38 है, इसमें कितना जोड़ोगे, 50, 60, 30, 40, 50, 60, 70, 40 जोड़ दो तो 78 हो जाएगा, ठीक है। और 38 के आगे 1 लगा दो, तो 38, 138 एंड 78, ये किसका है, प्लाज्मा सेल्स का है। अब इसका जो ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेमोरी सेल्स में क्या बात है। तो मेमोरी सेल्स देखो थ्रू लाइफ टाइम तक, मतलब लाइफ टाइम तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट हाँ कई सालों तक रहती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से स्टोर रहती हैं। और जब नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा ना, अगर प्रीवियसली इन्फेक्शन किसी माइक्रोब्स का, तो ये रैपिडली रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ की लाइफ देखो कितनी है, मोर देन 20 ईयर्स। और अगर प्लाज्मा सेल से बात करें, देखो कंपेरिजन हम इस सेल से कर रहे हैं ना, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स से, तो इसका जो साइज होगा, ठीक है, वो आपकी प्लाज्मा सेल से छोटी होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने तो देख लिया ना इसमें कि इसकी साइज बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका तो नेचर है नहीं कि हाँ आईजीएम और आईजीए बहुत तेज़ी से बनाए, ठीक है, ये बहुत फास्ट बनाती है भाई। तो इसमें क्या होगा कि जो सेल ऑर्गेनल्स है ना उतने मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें या गोल्जी बॉडी की बात करें, ठीक है, नॉट डेवलप्ड एक तरीके से। ये बोल रहे हैं कि सेल्फ रीजनरेशन ऑफ कोर्स आता है, मेमोरी सेल्स अपने आप को मेमोरी सेल्स बनाएगी, वो बनाती रहती है, ठीक है। और जब प्रीवियसली एनकाउंटर के किसी भी माइक्रोब्स का इसमें इन्फेक्शन होता है तो अगेन ये प्लाज्मा सेल्स बनाने लगती है। सेल्फ रीजनरेशन ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है। और इसमें देखो क्या है ना, CD27 होता है। अब देखो इसमें CD38, 78 और 138 है, बट CD27 जो होता है वो मेमोरी सेल्स पे होता है। एक ये भी जो सबसे खास बात है कि ये बोल रहे हैं कि ये डू नॉट सर्कुलेट इन ब्लड, ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं होती है, बट ये स्टोर होती है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स के जो नोड्स होते हैं। देखो लिम्फाइड ऑर्गन्स भी हम लोग पढ़ेंगे। लिम्फाइड ऑर्गन जैसे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में आप देखेंगे कि बोन मैरो और थाइमस होता है। बोन मैरो में B सेल्स मैच्योर होती हैं, थाइमस में T सेल्स मैच्योर होती हैं। ये प्राइमरी सेल्स एक तरीके से लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं। और इसके बाद जो इनमें मॉडिफिकेशंस और मैच्योरेशंस होता है, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, उसकी बात कर रहे हैं कि जो मेमोरी सेल्स होती है ना,
और सेकेंडरी लिम्फाइड जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपका म्यूकोसल सेल्स हो गई, ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये एक तरीके से मेमोरी सेल्स स्टोर होती हैं सेकेंडरी लिम्फ नोड में। एक जो और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी सेल्स का कि ये कि इसके सरफेस पे मेमोरी सेल्स के सरफेस पे, ठीक है, ये कुछ एंटीबॉडी जो होते हैं ना वो अटैच होते हैं। तो इसको देखो, अगर सिंपल सिक्रेटरी एंटीबॉडी है तो उसको IgM या ADE या G इससे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वो किसी सेल के मेम्ब्रेन में बाइंड है ना तो उसको MIG हम बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनल इंटीग्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जो बी सेल्स है, मेमोरी सेल्स जो है, ठीक है, इसके सरफेस पे IgG भी प्रेजेंट रहता है। और ये देखेंगे कि आपका देखो कौन कौन सा होता है, आप सब याद कर लो, बस ये याद कर लो ना कि इसमें कौन नहीं होता है, क्योंकि जो नहीं होगा ना अब बाकी सब होगा। तो इसमें देखो जो D होता है ना, D, ठीक है, वो नहीं होता है इसके मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड, बाकी सभी होते हैं, जैसे M हो गया, A हो गया, E हो गया और G हो गया, बट D जो होता है उसके सेल सरफेस पे नहीं होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये जो डिफरेंसेस है ना, ये एक बार आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है कि जैसे लाइन ऐसे दे देगा कि मान लो कि CD27 किस पे होगा, CD27 किस पे होगा, और मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल दे रखा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस पे है या फिर, ठीक है। या ये पूछ देगा कि मेमोरी सेल्स में कौन सा मतलब IgG मेम्ब्रेन पे नहीं होता है फिर, ठीक है, या किसकी साइज़ बड़ी होती है किसकी छोटी होती है। तो ये चीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का जो वीडियो होगा, ठीक है, वो हम लोग इस पे देखेंगे एंटीबॉडी जो है, ठीक है, एंटीबॉडी पे हम लोग डिटेल देखेंगे कि एंटीबॉडी का जो वेरियस एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो इम्यूनोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट जो लेक्चर था वो जनरल देखा था, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, इन्नेट इम्यून सिस्टम वाला देखा था, और ये हम लोग अब एडॉप्टिव पे स्विच किए हैं। तो एडॉप्टिव का हम लोग एक आउटर स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए कि मतलब ये क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इन डेप्थ हम लोग चलते चलेंगे, यानी कि जो प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी जो बना रही है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने प्रकार का होता है, उसमें डाइवर्सिटी किस तरीके से होती है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज मतलब यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर हम एंटीबॉडी पे लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी हम लोग लेकर आएँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को कैसा लगा इस चीज़ को ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और इसको आप लोग प्लीज़ सर्कुलेट भी करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोगों के चैनल्स को जो सब्सक्राइब किए हैं वो बहुत सारे लोग हैं, बट जो व्यूज़ आते हैं या फिर एक तरीके से जो लाइक्स आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है किसी भी यूट्यूबर्स के लिए, अगर वो ख़ास तौर से तो अगर एकेडमिशियंस है वो इस चीज़ पे ला रहा है तो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप लोग सर्कुलेट करिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक करिए फिर, और जो नए लोग हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन होता है ना उसको आप लोग हिट भी करिए, क्योंकि जो नया वीडियो अगर अपलोड होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी कि हाँ ये नया वीडियो अपलोड किया गया है, अदरवाइज़ आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। और देखो इसी के सीरीज़ में हम लोग क्या किए हैं ना कि हम लोग शॉर्ट्स भी बना रहे हैं। शॉर्ट्स का मतलब एक छोटा सा कोई टॉपिक हम लोग जो होता है ना उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे, 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है ना कि आप लोग उस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं कि सर प्लीज़ आप इस वाले पे शॉर्ट्स उस चीज़ को करिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम उस वाले पे शॉर्ट्स बनाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग के लिए आप लोगों को, ठीक है। पढ़िए आप लोग अच्छे से, कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में करिए, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस पर शॉर्ट्स बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल।